तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन बीएससी की बात करें तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं। 3 से 4% की गिरावट आज के दिन बीएससी के शेयर में हमें देखने को मिला है। अक्सर गिरावट जब होता है तो कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है, बट बीएससी से रिलेटेड कभी ये न्यूज़ नेगेटिव बनती है तो कभी पॉजिटिव भी बनती है। अब एग्जैक्ट ये न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ है दोस्तों एनएससी की। एक्सपेक्टेड है कि इसी हफ्ते एनएससी अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है और इस वजह से आज के दिन बीएससी में अप टू 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। देखो, जब एक प्लेयर मार्केट में लिस्टेड होता है और इसका कॉम्पिटिटर जब मार्केट में आता है तो अक्सर क्या है कि उस प्लेयर में जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं वो वॉल्यूम्स थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे प्लेयर की ओर। यानी कि बीएससी के अभी टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम आप देखते हो, एनएससी के लिस्टिंग के बाद ट्रेड वॉल्यूम थोड़ा एनएससी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है और बीएससी की जो वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, वो थोड़ी कम हो सकती है। इसी कारण गिरावट हमें बीएससी में दिख रही है। बट यही न्यूज़ पहले दूसरी तरह से छापा जाता था। पहले बताया जाता था कि बीएससी इकलौती है एक्सचेंज के तौर पर स्टॉक मार्केट में, तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट अभी बीएससी की तरफ उतना जाता नहीं है। बट जब एनएससी आ जाएगी तो मल्टीपल ऑप्शंस होगा लोगों के पास एक्सचेंज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का या फिर ट्रेड करने का, तो वह एनएससी या बीएससी दोनों को चूज़ कर सकते हैं। अब इस वजह से जो लोग एक्सचेंज की तरफ ध्यान नहीं देते थे वो भी ध्यान देंगे, तो उस वजह से वॉल्यूम बढ़ सकती है। और उसी वजह से जब एनएससी के आईपीओ की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, सेबी से सेटलमेंट की न्यूज़ देखने को मिल रही थी, तो अक्सर बीएससी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रहा था। बट अभी ठीक इसका उल्टा हो रहा है। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आगे चलकर बीएससी के शेयर में कैसा इम्पैक्ट डालेगा। बट ये सारी चीज़ें कंपनी के बिजनेस को हर्ट नहीं करेंगी, सिर्फ शेयर के जो लिक्विडिटी है, वॉल्यूम्स है, उसको थोड़ा इधर उधर करेगी। बाकी शेयर के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात आपको और ध्यान में रखना है, एनएससी जो आ रही है वो बहुत बड़े मार्केट कैप पे आ रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी के टाइम पे रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है कि 5 लाख करोड़ का रह सकता है। कुछ रिपोर्ट 5,25,000 करोड़ भी बोल रहे हैं। अब इसका 6% डायल्यूशन ये करेगी। आईपीओ का साइज़ हमें 30,000 करोड़ से लेकर 32,000 करोड़ तक का देखने को मिल सकता है। और ये जब आईपीओ आएगा तो ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है इंडिया की हिस्ट्री का। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो Hyundai का था, जिसकी सब्सक्रिप्शन उतनी हमें देखने को नहीं मिली थी। जितना बड़ा आईपीओ उतना ज़्यादा मुश्किल होता है उसको पूरी तरह से सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमें एनएससी का दिख रहा है, ये इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो हो सकता है कि सब्सक्राइब हो जाए। बट आगे चलकर सिनेरियोज थोड़ी अलग भी हो सकती हैं, और अगर हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बन जाए तो सब्सक्राइब का ओवर सब्सक्राइब भी हमें देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है अगर आप एनएससी के इन्वेस्टर हैं आईपीओ से पहले या फिर आईपीओ के बाद बनना चाहते हैं। ठीक है। और एक और बात, एलआईसी जो है अपनी स्टेक्स को सेल नहीं कर रहा है इस आईपीओ में, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और हाँ दोस्तों, अब चीज़ें ऑफिशियल भी हो चुकी हैं। एनएससी ने फाइल कर दिया है, डीआरएचपी जो फाइल है वो कर दिया है सेबी के साथ, और ये सारी चीज़ें अब ऑफिशियल हो चुकी हैं। अभी तक तो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था ना, बट अब चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी है। अब देखो, इसके अलावा बीएससी जो है अपने 52 वीक हाई पे ही चल रही थी, ऑल टाइम हाई पे भी हम बोल सकते हैं। अब ऐसे टाइम पे कोई भी छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ होगी तो इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले क्यों सोचेंगे? ऑब्वियस ये बात है, प्रॉफिट बुकिंग करने में उनको मज़ा आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट में है, और वो चीज़ें हो जाती हैं तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस भले थोड़ा न्यूट्रल वाला देखने को मिला है, बट बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब रिकवरी का सबसे बड़ा कारण यह है, ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जो 100 के ऊपर चल रहा था वो अभी 78 पे आ चुका है, क्योंकि यूएस ईरान की जो वॉर है वो ऑफिशियली एंड हो चुकी है। 19 जून को बोल सकते हैं फिजिकल साइनिंग हो जाएगी, और उन सारी चीज़ों के बाद अगले 60 दिनों में जो प्रॉपर डील है वो हमें होता हुआ दिखेगा, और प्रॉपर डील के आउटकम्स अगले 60 दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बीच में इजराइल ने अगर कुछ नहीं किया तो ये वॉर ऑफिशियली ख़त्म है, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। तो इस न्यूज़ से रिलायंस जैसी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी फोकस में भी है।
फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सबसे बड़ी आईपीओ है वो अब हमें देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो फाइल कर सकती है अपना DRHP सेबी के साथ अपने जियो के आईपीओ का, और ये चीज़ें हमें फ्राइडे से पहले ही देखने को मिल सकता है। आज वेडनेसडे है, या आज ही देखने को मिल जाएगी या फिर हमें कल के दिन देखने को मिल जाएगी। फ्राइडे को कंपनी का AGM है और उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। अब इतनी बड़ी कंपनी से रिलेटेड रिपोर्ट आ रही है तो काफ़ी हद तक इसको सच भी आप मानकर चल सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो लोग बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से बात इधर उधर हो ही जाती है, तो चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए बाद में कंफर्म भी हो जाता है। तो अगर $4 बिलियन की IPO आएगी तो NSE के बाद ये सबसे बड़ा IPO हमें देखने को मिलेगा, और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO एक लंबे टाइम तक ये रहने वाला है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है इन्वेस्टर के मन में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये जो IPO ला रही है जियो का, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट हुई थी तब मिला था 1:1, इस बार क्या मिलेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी के टाइम पे कोई ऑफिशियली कंफर्म करके कोई प्लान इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि शेयर होल्डर को जियो के शेयर्स मिलेंगे या नहीं। और इससे पहले जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हुई थी वो डीमर्जर के थ्रू हुई थी। आप ऐसा भी समझ सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये है, अब इसका एक छोटा सा हिस्सा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ठीक है। अब इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हटाकर एक सेपरेट एंटिटी बना रही है, तो इस वजह से आपको इसका एक शेयर मिला था। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये जो IPO ला रही है वो ऐसा नहीं कि डिमर्ज कर रही है, उसको बोल सकते हैं डिमर्जर अलग होता है, IPO के ज़रिए मार्केट में लिस्ट कर देना अलग होता है। वो डिमर्ज हुआ था और ये IPO इसका आ रहा है, तो ये दोनों अलग चीज़ है। इस वजह से अभी तक कोई कन्फर्मेशन हमें देखने को मिली नहीं है, आगे चलकर अगर कुछ देखने को मिल जाए तो फिर अलग बात होगी। और ये जो IPO है वो OFS वाला है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर्स के पास ही जाने वाला है, और रिलायंस के शेयर होल्डर अभी तक तो कोई ऑटोमेटिकली रिसीव नहीं करने वाले हैं जियो के शेयर्स वगैरह। आगे चलकर कुछ सुनने को मिल जाए तो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई और अपडेट आएगी तो उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। आज के दिन ट्रेंट की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हमें देखने को मिली थी, और ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मेन कारण पता है क्या है? ट्रेंट 52 वीक लो पे है, यही मेन कारण है। देखो ट्रेंट में हालिया परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा गंदी रही है, लगातार गिरावट कंपनी में दिखी थी। रीज़न कंपनी के अर्निंग्स जो कि लगातार अच्छे परफॉर्म करते थे वो ख़राब हो गए थे। उतनी तेज़ी से रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, EPS को कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही थी। और अभी हाल ही में जो कंपनी ने अर्निंग्स शो किया है, उस अर्निंग्स को अगर देखोगे एस्टिमेट के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट को बीट किया था। EBITDA मार्जिन 263 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े थे। एक्सपेक्टेशन था 16.1 का, रिपोर्ट हुआ था 18.6। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से बढ़े थे। एक्सपेक्टेशन था 399 करोड़ का, रिपोर्ट हुआ 455 करोड़। रेवेन्यू भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर हमें देखने को मिले थे। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा, और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में ट्रेंड की परफॉर्मेंस वैसी ही नहीं दिखी है जैसी परफॉर्मेंस हमें एक लंबे टाइम से देखने को मिल रही थी। यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुआ है। इसी वजह से बीच बीच में जब मार्केट सेंटीमेंट अच्छा होता है तो ट्रेंड की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और अभी हाल ही में सिटी ने ट्रेंड को सेल रेटिंग भी दी थी, बट जो कंपनी के कैटेगरीज़ हैं उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है कि वो उनके रिपोर्ट्स को मार्केट वैल्यू ज़्यादा दे नहीं रही है। और निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आज के दिन हमें ट्रेंड का ही देखने को मिला है। तो ये न्यूज़ को भी आप ध्यान में रखकर चल सकते हो। सो नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया था, उसके साथ 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।